Hello everyone, welcome to our channel. So today's my topic is metric space. तो आज हम इस टॉपिक में सारी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स और कुछ इनइक्वलिटीज़ से बाइन हैं वो सब हम देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 इक्वलिटीज़ तो मेंशन ही कर रखी है, सारी की सारी बाइनेम हैं। और आपका जो इस बार का पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसमें इसी टाइप की क्वेश्चंस या इसी टाइप की थ्योरम्स पूछी जा रही हैं जो बाइनेम हों। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। इसमें मैं आपको पूरा ब्रीफ में बताती हुई चलूँगी, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है ये। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो लर्न कर लेना आप उनको। वैसे भी आपके एग्ज़ाम में अब 1 या 2 दिन बचे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, तो समझने का टाइम नहीं है। हम उनको फटाफट देखते हुए चलते हैं कि यदि आप एक बार थ्योरम्स को देख लोगे यहाँ पे, तो एटलीस्ट आपका माइंड में वो तो रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ आपने पढ़ा था या देखा था एग्ज़ाम टाइम में। तो उस टाइम आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़्यादा इजी रहेगा अगर आपको कोई थ्योरम पढ़ी हुई आपको मिल जाती है तो। बट ये चीज़ एक ध्यान रखना कि थ्योरम्स के स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छे से लर्न करना, क्योंकि जो क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं उसमें नेगेशन ज़्यादा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है ना। फिर वो जो 4 ऑप्शन दे रहे हैं उसमें से 3 तो ऑप्शन सही हैं और चौथा ऑप्शन सही नहीं है। जैसे कि मैं हर थ्योरम में आपको बताती हुई चलती हूँ कि जो चेंज होगा वो इस जगह पे चेंज होगा, ये चेंज कर सकते हैं तो ये चीज़ चेंज हो सकती है। तो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना थ्योरम में जब आप लर्न करते हो। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट इनइक्वलिटीज़ हैं उसमें पहली है हमारी कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी। इसमें क्या करना होगा कि 2 हम एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, यूक्लिडियन स्पेस Rn में, a1 a2 an एंड b1 b2 bn। फिर अगर इन एलिमेंट के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके सम करते हैं देन दिस सम इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस सम, के इनको अलग अलग को स्क्वायर करके आप समेशन करके उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। ऐसे ही बी आई के कंपोनेंट को अलग अलग स्क्वायर करके सम करके उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। सो दिस एंड दिस, इसके बीच में रिलेशन होगा लेस देन इक्वल टू। ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना कि पावर 2 एंड 1/2 आती है। फिर उसके बाद नंबर 2 आती है होल्डर्स इनइक्वलिटी। इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे भी सेम काम कर रहे हैं हम इनको, कि कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं एंड दिस इज़ लेस देन इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे 2 नंबर्स लिए अपन ने P एंड Q। यहाँ पे स्पेसिफाई था कि 2 हैं, बट यहाँ पे AI की पावर P होल पावर 1/P, यहाँ पे BI की पावर Q होल पावर 1/Q। कंडीशन अप्लाई है P एंड Q पे कि बोथ P एंड Q शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड 1/P प्लस 1/Q इक्वल टू 1। कि इस तरीके से आपको P एंड Q चूज़ करने होंगे कि ये वाली जो कंडीशन है वो होल्ड हो। तो फिर से ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे। हो सकता है यहाँ पे भी चेंज कर दे कि इसको लेस देन 1 बना दे या 0 से 1 बना दे, बट नहीं, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा। और यहाँ पे तो काफ़ी चेंज हो सकता है कि 8 = 2, 8 = 3, 8 = 0, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो 2 चीज़ है कि ये ग्रेटर देन 1 और इन दोनों का सम 1 और ये होता है। ठीक, अब यहाँ पे नोट लगा के लिखा हुआ है कि अगर P एंड Q की वैल्यूज आप 2 ले लेते हैं देन होल्डर्स इनइक्वलिटी कन्वर्ट इन कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी। तो ये स्पेशल केस हो जाता है इसका। फिर नंबर 3 आती है मिन्कोवस्की इनइक्वलिटी। अब मिन्कोवस्की क्या होती है, इसमें क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे। इन दोनों में हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के कंपोनेंट्स को ऐड करके और उसके पावर P लगाएंगे एंड उसको सम करके होल पावर 1/P। तो फिर ये क्या होगी, अलग अलग होगी यहाँ पे कि ये जो AI और BI है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे और पावर 1/P, बट साइन आएगा लेस देन इक्वल टू का। ठीक है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला कि A + B इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू mod A + mod B, ये सबको याद होगा, ये होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पे प्लस है, पावर सेम रहेगी P, तो ये पावर A पे लग जाएगी और यही सेम पावर B पे लग जाएगी और लेस देन इक्वल टू का साइन है। कंडीशन अप्लाई है कि P ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ इक्वल टू होता है, यहाँ इक्वल टू नहीं होता है। तो एक चेंज ये भी हो सकता है कि P एंड Q ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक, तो ये थी हमारी 3 इनइक्वलिटीज़। अब हम देखते हैं कुछ इसकी थ्योरम्स मैट्रिक स्पेस की। अब कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारे यहाँ पे, 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या थ्योरम है।
ये सब मैट्रिक स्पेस पे डिफाइंड थ्योरम्स हैं। तो यहाँ कॉमन लैंग्वेज में मैंने लिख दी कि लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस देन, तो ये सबके साथ चलेगी ये लैंग्वेज, तो ठीक है ना। सो नंबर 1, डी एक्स कॉमा वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड डी एक्स कॉमा जेड माइनस डी जेड कॉमा वाई। और इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे इन दो एलिमेंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है एक्स एंड वाई की डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स कॉमा जेड। तो हम इसको ब्रेक कर रहे हैं ऐसे, एक्स बीच का एक पॉइंट ले लिया, जेड एंड वाई, तो एक्स कॉमा जेड माइनस जेड कॉमा वाई, तो इनके डिफरेंस हमेशा डिस्टेंस ग्रेटर देन या इक्वल टू के इक्वल होगी। आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। इट इज़ फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। फिर इसी पे बेस नंबर 2 है कि अब यहाँ 2 पॉइंट्स की जगह 4 पॉइंट ले लिया आपने, x1 y1 x2 y2। तो अगर x1 y1 के बीच की डिस्टेंस निकाल के माइनस करते हैं x2 y2 के डिस्टेंस में से, मोड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो अगर सपोज ये डिफरेंस नेगेटिव भी आता है तो आपने यहाँ पे मोड लगा दिया, एंड दिस डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी। अब ये जो x वाले कंपोनेंट है उसको ये साथ में लिख दिया, सो डी x1 कॉमा x2 प्लस, और फिर जो y वाले कंपोनेंट है वो साथ में लिख दिया डी y1 कॉमा y2, और इन दोनों के बीच में क्या साइन आ गया, प्लस। सो दिस डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ x1 x2 प्लस y1 y2, एंड अगेन x1 y1 x2 y2 ऑल आर बिलोंग्स टू x। ये हमारी यहाँ पे सेकेंड थ्योरम है मैट्रिक स्पेस की। फिर नंबर 3 है कि इफ़ ए बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स देन, अब यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, पॉइंट्स ले रहे थे। यहाँ पॉइंट्स की जगह पे मैंने कोई एक सेट ले लिया। तो यदि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं किसी पॉइंट और किसी सेट के बीच में, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए पे ब्रेक कर दिया। ये पॉइंट था एक्स, ये था वाई, और यहाँ पे कोई सेट है ए। तो एक्स की ए से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, वाई की ए से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, और उनका जो डिफरेंस है इट इज़ लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई। ऐसा आप याद रख सकते हैं इसको। एंड फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, और ये जो एलिमेंट्स होंगे वो ए के मेंबर होंगे, ठीक है ना। एक्स में से नहीं ले रहे हैं आप, ए तो क्या है, एक्स का सबसेट है, बट इसके कोई 2 एलिमेंट लेके आप ये वाली इक्वलिटी बना रहे हैं, ठीक। फिर नंबर 4 है यहाँ पे, लेट ए एंड बी बी 2 बाउंडेड सेट। यदि 2 बाउंडेड सेट लेते हैं अपन किसके अंदर, मैट्रिक स्पेस के अंदर, तो उनका जो यूनियन होगा ए यूनियन बी इज ऑल्सो बाउंडेड इन सेम मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी। तो सिंपल थ्योरम में याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नंबर 5 पे आते हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है फाई और जो खुद स्पेस होता है एक्स, बोथ आर ऑलवेज ओपन एंड क्लोज सेट इन एक्स। तो एम्प्टी सेट और सेट एक्स हमेशा ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे। फिर नंबर 6 है कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। अब ये ओपन स्फीयर का मीनिंग क्या है, तो जैसे रियल एनालिसिस में होता है एनबीडी यानी नेबरहुड, तो मैट्रिक स्पेस में वही जो नेबरहुड है वो चेंज हो जाता है ओपन स्फीयर में, ठीक है ना। वहाँ तो हम बोलते हैं नेबरहुड, और यहाँ हम उसको नाम दे दिया ओपन स्फीयर। बस ये डिफरेंस हो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो थ्योरम है कि एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, ठीक है, याद रख सकते हैं। नंबर 7, अ सबसेट जी ऑफ एक्स, यानी एक्स का यदि कोई सबसेट है जी इज ओपन, तो वो ओपन तभी होगा इफ़ एंड ओनली जी इज एन नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो ये जी है, यदि इसके सभी पॉइंट्स का नेबरहुड है तो ओपन होगा, एंड इफ़ जी इज ओपन सेट देन इट इज़ अ नेबरहुड ऑफ इट्स ईच पॉइंट। ये थ्योरम है। फिर नंबर 8 और 9, ये यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है दोनों थ्योरम। और इसके बाद क्लोज में भी हम ऐसे की थ्योरम पढ़ेंगे सेम। ये अब अभी हम थ्योरम पढ़ रहे हैं ओपन सेट के लिए, फिर सेम थ्योरम पढ़ेंगे क्लोज सेट के लिए। तो कोई भी एक याद रख लेना, यदि ओपन के लिए याद रख लीजिए। क्या याद रखना है कि आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। एंड नंबर 9 है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो ओपन सेट में जो आर्बिट्ररी का मीनिंग होगा इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ओपन सेट। तो जब इनफाइनाइट ओपन सेट्स को आप यूनियन करेंगे अप टू एंड सो ऑन, तो फिर उनका यूनियन क्या बनाएगा यहाँ पे, ओपन सेट, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे नंबर 9 में है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो यहाँ चेंज क्या करेंगे,
आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सीट ओपन। तो क्लियर रखना है कि किस में आर्बिट्ररी लिखा हुआ है, किस में फाइनाइट लिखा हुआ है। इंटरसेक्शन में फाइनाइट होगा और यूनियन में आर्बिट्ररी होगा। और क्लोज सेट में इनका जस्ट अपोजिट होता है कि जहाँ आर्बिट्ररी लिखा होगा वहाँ तो होगा फाइनाइट, दैट मीन फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। एंड यहाँ पे होगा फाइनाइट की जगह पे क्या आएगा, आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। तो कोई भी एक के लिए याद रख लेना और बाकी दूसरे के लिए आप रिवर्स कर लेना एज इट इज़। दोनों साथ में याद रखोगे तो मिक्स हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर नंबर 10 थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज ओपन। किसी मैट्रिक स्पेस का जो सबसेट है वो ओपन होगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ द यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर, कि यदि वो जितने भी ओपन स्फीयर की फैमिली है उनके यूनियन के इक्वल हो जाता है। और इफ़ एंड ओनली इफ है तो दोनों साइड से ट्रू है, ओपन होगा तो फिर वो इक्वल होगा यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। एंड यदि जो ओपन स्फीयर की फैमिली है उनका जो यूनियन है यदि वो इक्वल होता है मैट्रिक स्पेस के सबसेट के, देन दिस सबसेट बिकम अ ओपन। अब नंबर 11 है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज ओपन। फाइनाइट सेट मीन्स कोई भी सेट ले लेंगे आप इस तरीके से, इसमें 2 एलिमेंट हमने माने, दैट मीन इट इज़ अ फाइनाइट सेट। और अब इस फाइनाइट सेट का जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सी वैसे तो हम क्या पढ़ते हैं हमेशा बेसिकली, यदि कोई सेट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। बट यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करेंगे, x माइनस बी, इस तरीके से कि x हमारा क्या है, मैट्रिक स्पेस का सेट था, उसमें से इस सेट को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। ठीक है ना। तो ये थ्योरम ये बोलती है कि किसी भी फाइनाइट सेट का यदि आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या बनेगा, ओपन। तो ये इट इज़ ट्रू क्योंकि एवरी फाइनाइट सेट आर क्लोज सेट। ये अगर मैंने यहाँ कहीं मेंशन नहीं किए तो आप याद रखना कि एवरी, यहाँ पे एवरी लिख लेना, एवरी फाइनाइट सेट इज़ क्लोज सेट। जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं सारे के सारे क्लोज सेट होते हैं। और यहाँ अभी एक थ्योरम आ जाएगी कि जितने भी क्लोज सेट होते हैं उनका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, ओपन होता है। इस वजह से यहाँ पे ये जो कॉम्प्लीमेंट है फाइनाइट सेट का वो क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। ठीक है ना, तो याद रख सकते हो, इसको ऐड कर लेना थ्योरम को। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोज सेट की आएगी थ्योरम्स। ये जो हमने 11 तक पढ़ी या उससे पहले वो थी हमारी ओपन सेट की। अब नंबर 12 से स्टार्ट होती है क्लोज सेट की थ्योरम्स। तो इसमें नंबर 12 है कि लेट x, d ए मैट्रिक स्पेस एंड a इज एनी सबसेट ऑफ x, देन दिस पॉइंट a। तो इस सेट a का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा a का, कब, इफ़ एंड ओनली इफ ईच ओपन स्फीयर विथ सेंटर A कंटेन्स इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स ऑफ A। अगर हम A को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर बनाते हैं और इस ओपन स्फीयर के अंदर इस सेट A के इन्फाइनेटली मैनी एलिमेंट्स आ जाते हैं, देन वी कैन से कि दिस पॉइंट A इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ A। किसका बनेगा, इस सेट का लिमिट पॉइंट बनेगा। तो चेंज कहाँ होगा, एक तो यहाँ पे होगा, इन्फाइनेटली की जगह पे दे देंगे फाइनेटली मैनी पॉइंट्स ऑफ A। एक चेंज इस जगह पे कर सकते हैं बस, और तो कोई यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता। एक ही चेंज पॉसिबल है कि कब एक पॉइंट लिमिट पॉइंट बनेगा, जब उस पॉइंट को सेंटर मान के यदि ओपन स्फीयर बनाते हैं तो उस ओपन स्फीयर में सेट ए के इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स आ जाने चाहिए। ठीक है। नंबर 13 है हमारी थ्योरम कि लेट x, d बी ए मैट्रिक स्पेस, देन अ सबसेट a ऑफ x इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बताई थी वो थ्योरम यही है कि यदि कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। इसी का रिवर्स होता है कि इफ़ अ सबसेट A ऑफ x इज ओपन देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। दोनों वाइस वर्सा हैं। फिर नंबर 14 है कि एवरी सिंगलटन सेट इन R इज क्लोज्ड इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस R, D। तो यहाँ पे जो x है उस x की जगह पर अगर सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं, देन वी कैन से कि जितने भी सिंगलटन सेट होते हैं, सिंगलटन सेट मीन्स सेट कंटेनिंग अ सिंगल एलिमेंट, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा वो होगा सिंगलटन सेट। तो ऐसे सारे के सारे जो सेट होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। तो जस्ट अभी मैंने यहाँ बोला था कि एवरी फाइनाइट सेट इज अ क्लोज सेट, तो इट इज़ ऑल्सो अ फाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है तो वो फाइनाइट सेट का पार्ट है। तो जनरल थ्योरम ये है, ये उसका कोरोलरी है। और कहाँ पे होगा वो हमेशा क्लोज, यूजुअल मैट्रिक स्पेस R, D में।
अब ये जो मैं सारी थ्योरम्स बता रही हूँ आपको, ये सारी थ्योरम एज इट इज़ है टोपोलॉजी के अंदर। टोपोलॉजी कहाँ पढ़ते हैं अपन? रियल नंबर में। अगर यहाँ जहाँ मैं मैट्रिक स्पेस लिख रही हूँ, वहाँ पे अगर मैं सेट ऑफ रियल नंबर लिख दूँगी तो यही सेम थ्योरम हो जाएंगी टोपोलॉजी में। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे 2 in 1 काम कर रहे हैं कि टोपोलॉजी भी पढ़ रहे हैं और मैट्रिक स्पेस भी पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको टोपोलॉजी की प्रोवाइड करवाई थी PDF, जिसमें सारी थ्योरम्स थी, और अगर आप उनको देखेंगे तो यही थ्योरम्स जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है ना? बस चेंज इतना सा होगा कि यहाँ मैट्रिक स्पेस जगह सेट ऑफ रियल नंबर कर देंगे तो सेम थ्योरम आपको टोपोलॉजी में मिल जाएंगी। अब नंबर 15 है कि एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज अ क्लोज सेट फॉर यूजुअल मैट्रिक। तो जितने भी क्लोज इंटरवल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? क्लोज सेट होते हैं। अब इन सब पे मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रही हूँ, एवरी, ठीक है ना? यहाँ भी एवरी क्लोज इंटरवल आएंगे, यहाँ भी क्या आएंगे? एवरी सिंगलटन सेट। फिर नंबर 16 है कि एवरी क्लोज्ड स्फीयर इज क्लोज सेट इन मैट्रिक स्पेस X, D। अगेन एवरी क्लोज स्फीयर, ठीक है ना? जितने भी क्लोज स्फीयर होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? क्लोज सेट होते हैं। अभी अपन ने ओपन स्फीयर में देखा था कि एवरी ओपन स्फीयर आ ओपन सेट, वैसे ही एवरी क्लोज स्फीयर आ क्लोज सेट। कहाँ पे? मैट्रिक स्पेस X, D में। अब 17 और 18 थ्योरम ये मैं वहाँ पे ओपन में डिस्कस कर चुकी थी, बस मैंने अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया, याद रखना। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो यहाँ पे क्या काम ले लिया अपन? आर्बिट्रेरी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे नंबर 18 थ्योरम, जैसे वहाँ देखी थी 17 में, वैसे यहाँ पर है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। ठीक है ना? ये जो क्लोज सेट का जो फाइनाइट यूनियन होगा वो क्या होगा? क्लोज सेट होगा। ठीक। फिर 19 है कि लेट X, D बी ए मैट्रिक स्पेस एंड A इज द सबसेट ऑफ X, देन A इज क्लोज्ड। तो वो जो सबसेट होगा वो क्लोज्ड होगा। कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। अगर इस सेट के सारे लिमिट पॉइंट इसके अंदर है तो वो क्लोज्ड होगा, और अगर क्लोज्ड है तो उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट क्या होंगे? उसके अंदर होंगे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि इफ़ A इज ए क्लोज, इफ़ एंड ओनली इफ द डेराइव सेट ऑफ A, इसे बोलते हैं डेराइव सेट ऑफ A इज सबसेट एंड इक्वल टू A। एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ डेराइव सेट? इसका मीनिंग होता है कि सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उसको वापस से अगर आप सेट में डाल देते हैं देन द सेट बिकम अ डेराइव सेट। क्लियर? तो ये इसका स्टेटमेंट होगा। फिर नंबर 20 थ्योरम है एवरी डेराइव सेट DA इज क्लोज सेट। एवरी है यानी जितने भी डेराइव सेट होंगे सारे के सारे क्या होते हैं? क्लोज सेट होते हैं। ठीक। फिर 21 है A इज क्लोज इफ़ एंड ओनली इफ A बार। A बार का मीनिंग होता है क्लोजर ऑफ A, कि यदि कोई सेट A क्लोज्ड है तो वो तभी पॉसिबल है जब उसका जो क्लोजर है वो A के इक्वल है। एंड इफ़ A क्लोजर इक्वल टू A देन A इज अ क्लोज सेट। यही सेम थ्योरम्स जो हैं वो रियल एनालिसिस में भी है एज इट इज़। बस यहाँ पे जो सेट A हम ले रहे हैं, यहाँ कहाँ पे ले रहे हैं हम? मैट्रिक स्पेस में। वहाँ पे कहाँ लेंगे अपन? सेट ऑफ रियल नंबर में। बस ये चेंज होगा और कोई चेंज नहीं होगा, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज़ रहेंगे सेम। फिर नंबर 22 है कि क्लोजर ऑफ A दैट मीन्स A बार इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग A। तो ये जो लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, यहाँ से स्टेटमेंट चेंज होगा कि क्लोजर ऑफ A स्मॉलेस्ट होता है या लार्जेस्ट होता है। तो आपको ये रखना है कि ये सबसे छोटा क्लोज सेट होता है विच कंटेनिंग A, जो कि A को रखता है। फिर नंबर 23 है कि इफ़ A इज ओपन सेट इफ़ एंड ओनली इफ A इंटीरियर इक्वल टू A। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ A नोट या A इंटीरियर? वो मैंने यहाँ डिनोट कर रखा है कि A इंटीरियर मीन्स सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ A के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे उनका जो सेट होगा वो क्या बनेगा? A इंटीरियर। ठीक। फिर द सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स होता है इट इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन A। तो जो A नोट होता है वो सबसे बड़ा ओपन सेट होता है जो कि A के अंदर होगा। तो जो A इंटीरियर होता है वो लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो कि कंटेंट होता है किसके अंदर? A के अंदर, विच कंटेंट इन A। क्लियर? तो कहाँ पर लार्जेस्ट आएगा, कहाँ पे स्मॉलेस्ट आएगा, वो याद रखना। क्लोज में तो होगा स्मॉलेस्ट और ओपन के लिए होगा लार्जेस्ट। फिर एक छोटी सी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, प्रोडक्ट स्पेस नाम का एक टॉपिक है यहाँ पे टोपोलॉजी में।
उसमें एक ही थ्योरम है बीएससी में जो हमेशा कई बार बीएससी में पूछी जाती है, तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी। क्या थ्योरम है कि इफ़ x1 x2 आर टू मैट्रिक्स स्पेसेस एंड g1 g2 आर टू ओपन सेट्स। तो थ्योरम तो यहाँ से स्टार्ट होती है बेसिकली, तो कि यदि दो ओपन सेट है x1 और x2 रेस्पेक्टिवली, तो g1 तो है x1 के अंदर और g2 है x2 के अंदर ओपन सेट, तो ये जो लिखा हुआ है g1 क्रॉस g2 ये होता है प्रोडक्ट स्पेस। तो ये यहाँ पे g1 g2 का है प्रोडक्ट स्पेस, तो g1 क्रॉस g2 हमेशा ओपन होगा x1 x2 के प्रोडक्ट स्पेस में। तो g1 क्रॉस g2 जो ओपन है x1 क्रॉस x2। अब हम इसका टॉपिक चेंज करते हैं, इसमें टॉपिक में होगा कोशी सीक्वेंस एंड कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। इसके लिए फिर थ्योरम्स देखते हैं कुछ वन बाय वन। अब यहाँ से हमारा क्या टॉपिक चेंज होता है और नाम है कोशी सीक्वेंस एंड द कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस। तो क्या है, वन बाय वन थ्योरम्स की स्टेटमेंट देखते हैं। नंबर 1 है कि लेट x, d बी ए मैट्रिक स्पेस एंड x0, y0 आर एनी टू एलिमेंट ऑफ x and if yn be a sequence such that yn converges to y0। एक मैट्रिक स्पेस है जिसमें हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए x0 y0, और एक सीक्वेंस है जो किसी पॉइंट y0 पर कन्वर्ज होती है। देन ये जो सीक्वेंस होगी कौन सी, यहाँ पे x0 तो फिक्स है एंड yn के लिए हमने सीक्वेंस ली। सो दिस सीक्वेंस dx0, yn इज ऑल्सो कन्वर्ज dx0, y0 पे। तो ये पॉइंट x0 ये तो फिक्स है तो यहाँ पे आएगा, बट ये सीक्वेंस है जो किस पे कन्वर्ज हो रही थी, y0 पे। तो ये जब नई सीक्वेंस हम बनाएंगे तो वो कन्वर्ज होगी इस पॉइंट पे dx0, y0 पे। ठीक, फिर इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया हमने यहाँ पे नंबर 2 में। यहाँ पे हम 2 सीक्वेंस ले रहे हैं xn एंड yn। सपोज xn कन्वर्ज हो रही है x0 पे एंड yn कन्वर्ज हो रही है y0 पे। देन ये जो न्यू सीक्वेंस होगी dxn, yn ये कन्वर्ज होगी dx0, y0 पे। ठीक है ना, यहाँ फिक्स था पॉइंट। यहाँ पे हमने क्या किया कि सीक्वेंस ले ली। ठीक, अब नंबर 3 है कि सपोज एक सीक्वेंस है, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो स्टार्टिंग की तो सेम है, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी कि लेट x, d ए मैट्रिक स्पेस। यहाँ पे भी वही सेम होगी, यहाँ पे भी होगा कि लेट x, d ए मैट्रिक स्पेस एंड इफ़ अ सीक्वेंस xn कन्वर्ज टू x0 देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ xn ऑल्सो कन्वर्ज टू x0। यदि कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती है तो उस सीक्वेंस की जितनी भी सब सीक्वेंस होंगी वो सारी की सारी भी उसी सेम पॉइंट पे कन्वर्ज होगी जिस पॉइंट पे सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही है। ये हमारी थर्ड थ्योरम है। अब नंबर 4 है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं सारी की सारी क्या होती है, बाउंडेड होती है। अब चाहे हम मैट्रिक स्पेस लिख दें, चाहे आप यहाँ पे रियल नंबर का सेट लिख दें, दोनों में सेम होती है। तो एक तरीके से आपका ये रियल एनालिसिस का भी रिवीजन हो रहा है। जितने भी वहाँ थ्योरम पढ़ी थी वो सब यहाँ पर रिवाइड हो जाएंगी। ठीक, तो जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं किसके अंदर, मैट्रिक स्पेस के अंदर, वो सारी की सारी क्या होती है, बाउंडेड होती है। ठीक, फिर नंबर 6 है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस इज कोशी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कि जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं मैट्रिक स्पेस के अंदर वो कोशी तो होती हैं, बट जो कोशी सीक्वेंस होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट भी हो। ठीक, अब नंबर 6 है कि इफ़ अ कोशी सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस देन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। यहाँ हमने बोला कन्वर्स ट्रू नहीं होता, बट इसका कन्वर्स ट्रू कब होगा उसके लिए हमने यहाँ पर लगाया इफ़, कि यदि कोई कोशी सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो फिर वो सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बट फॉर ऑल के केस में ये ट्रू नहीं होगा। तो इफ़ लगा हुआ है यहाँ पे। फिर नंबर 7 है कि एवरी कोशी सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। यानी एवरी है, यानी जितनी भी कोशी सीक्वेंस होती हैं वो सारी की सारी बाउंडेड होती हैं ऑलवेज। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक स्पेस का, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ये जो टॉपिक है इसमें ज़्यादा थ्योरम नहीं है, इसमें केवल 4 थ्योरम्स है जो मैंने मेंशन कर रखी है, और उन थ्योरम में से भी 2 थ्योरम है बाय नेम थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हो सकते हैं इन पर क्वेश्चन आ भी चुके हैं और नहीं आए हैं तो अब आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं इन थ्योरम से एग्ज़ाम में।
तो वन बाय वन देखते हैं हम क्या थ्योरम्स हैं। सो नंबर 1 है कि लेट x, d बी ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एंड a, d बी ए सब स्पेस ऑफ x, d, देन दिस a इज ए कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ a इज क्लोज्ड। तो सिंपल सा मीनिंग है कि यदि कोई कंप्लीट मैट्रिक स्पेस गिवन है और a को कोई उसका सब स्पेस गिवन है, ठीक है ना, तो वो जो सब स्पेस होगा वो भी कंप्लीट होगा। कब होगा? जब वो क्लोज्ड होगा। अगर क्लोज्ड है तो फिर वो जो सब स्पेस होगा वो क्या होगा? कंप्लीट होगा। ये इस थ्योरम का मीनिंग है। फिर आता है उसके बाद कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। अब क्या थ्योरम का स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, बट क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो उसमें मैं अंडरलाइन कर दूँगी साथ के साथ। सो सपोज x, d बी ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एंड लेट एफ एन बी ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस मीन्स नेस्टेड सीक्वेंस होगी वो, कि सीक्वेंस जैसे जैसे आगे जाएगी वैसे वैसे डिक्रीज होती जाएगी, ऑफ नॉन एम्प्टी क्लोज सेट्स। ये जितने भी सीक्वेंस के अंदर ये सेट लिखे होंगे सारे के सारे क्या होंगे? नॉन एम्प्टी क्लोज सेट्स। किसके होंगे क्लोज सेट? x के। सच दैट ये जो सिंबल है डेल्टा ये है डायामीटर। तो इसका मीनिंग है सच दैट द डायामीटर ऑफ एफ एन गोज टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। कि ये जो सीक्वेंस है यानी ये जो एफ एन है, इन सभी सेट्स के जो डायामीटर होंगे वो हमेशा 0 की तरफ टेंड करेंगे। कब? जब लिमिट अप्लाई करेंगे अपन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर ये सारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है देन f विच इज़ इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दिस सेट्स एफ एन एंड equal to 1 to infinity. So this set which is not a non-empty and this f contains exactly one element. क्या मीनिंग है? क्या क्या चीज़ें गिवन हैं? सबसे पहले तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस गिवन है, ठीक है। फिर इस कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में आपको ये जो कुछ क्लोज सेट होंगे उन क्लोज सेट की एक सीक्वेंस बनाइए जो कि किस टाइप की सीक्वेंस है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि वो जो सीक्वेंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहाँ चेंज कर देंगे, इंक्रीजिंग लिख देंगे इसको। फिर ये जो सारे के सारे सेट होने चाहिए वो नॉन एम्प्टी क्लोज सेट होने चाहिए। तो एक चेंज यहाँ हो सकता है कि इन्हें लिख देंगे नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स। तो नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सारे के सारे जो सेट्स होने चाहिए वो क्लोज सेट्स होने चाहिए, ठीक। फिर नंबर 3 है कि इन सभी सेट्स का जो डायामीटर है वो 0 पे टेंड करेगा। कब? जब लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ठीक है, यहाँ तो कोई चेंज नहीं हो सकता। फिर उसके बाद है कि इन सभी सेट्स का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो एक नया सेट मिलेगा f विच इज़ नॉन एम्प्टी, यानी नॉट इक्वल टू 5 का मीनिंग है ये हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो यहाँ एक चेंज कर सकते हैं कि यहाँ लिख देंगे इट इज़ इक्वल टू 5 एंड f कंटेंस एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। तो ये जो यहाँ पे नया सेट आपको मिलेगा इन सबका इंटरसेक्शन का जो कि नॉन एम्प्टी है। तो नॉन एम्प्टी है तो यानी उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है कि उसके अंदर फिर एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होगा। मीन्स ना तो एक एलिमेंट से ज़्यादा होगा ना ही एक एलिमेंट से कम होगा, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होगा। किसके अंदर? इस इंटरसेक्शन के अंदर। क्लियर? तो ये होती है हमारे यहाँ पे कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने यहाँ पे मार्क कर दी। यहाँ पे एग्जैक्टली की जगह लिख देंगे एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। तो यहाँ एक चेंज हो सकता है। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब आती है नेक्स्ट बेयर कैटेगरी थ्योरम। तो क्या होती है बेयर कैटेगरी थ्योरम? छोटा सा स्टेटमेंट है कि एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज ऑफ सेकंड कैटेगरी एज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फिर नेक्स्ट नंबर 4 थ्योरम है इफ़ x इज ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस देन एवरी क्लोज सेट इन x इज कंप्लीट। तो ये इसी का पार्ट है, यहाँ लिखा था वही है। यहाँ पर सब स्पेस लिखा था, यहाँ पे अपन ने क्लोज सेट लिख दिया कि जितने भी क्लोज सेट होंगे वो सब कंप्लीट होंगे। कब? जब x यहाँ पे कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। तो ये 4 थ्योरम थे हमारे कंप्लीट मैट्रिक स्पेस पे। अब हम इसका टॉपिक चेंज करते हैं और चलते हैं कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस पे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस। अब इसकी कुछ थ्योरम्स हैं यहाँ पे। जो पहले हमने यहाँ थ्योरम्स लिख रखी है सारी, वो सारी की सारी कॉम्पैक्टनेस की है, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या थ्योरम्स हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एवरी नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। सबसे पहले आपको मैट्रिक स्पेस गिवन है कॉम्पैक्ट, और उसका भी क्या है यहाँ पे? क्लोज सबसेट। तो जितने भी क्लोज सबसेट होंगे कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस के वो भी सारे के सारे क्या होंगे? कॉम्पैक्ट होंगे। फिर नंबर 2 है अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज क्लोज एंड बाउंडेड।
दैट मीन्स एक मैट्रिक स्पेस है, उसका कोई कॉम्पैक्ट सबसेट है, तो जितने भी कॉम्पैक्ट सबसेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, क्लोज्ड एंड बाउंडेड होंगे। ठीक। फिर नंबर 3 है एवरी फाइनाइट सबसेट इन अ मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट, यानी किसी भी मैट्रिक स्पेस के जितने भी फाइनाइट सबसेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे। तो दैट मीन्स एवरी फाइनाइट सबसेट इन अ मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट, सभी फाइनाइट सबसेट मैट्रिक स्पेस के क्या होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे। ठीक। ये सेम चीज़ रियल नंबर में भी होती है कि अगर मैट्रिक स्पेस की जगह पर आपको दे दे सेट ऑफ रियल नंबर, सो एवरी फाइनाइट सबसेट इन अ रियल नंबर इज कॉम्पैक्ट। तो जहाँ जहाँ मैट्रिक स्पेस लिख रहे हैं वहाँ रियल नंबर कर देंगे, तो ये टोपोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी पूरी थ्योरी। फिर नंबर 4 है कि R, D इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R, D? इसे बोलते हैं हम यूजुअल मैट्रिक स्पेस। तो ऐसे भी आ सकता है स्टेटमेंट का यूजुअल मैट्रिक स्पेस इज नॉट कॉम्पैक्ट या नेवर कॉम्पैक्ट। तो उसका मीनिंग यही है कि जो R, D है वो कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होती है। फिर 5th है एवरी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ऑन R इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट। तो ये तो वैसे भी R पे डिफाइंड है। R मीन सेट ऑफ रियल नंबर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर के जितने भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमेशा कॉम्पैक्ट होते हैं। फिर नंबर 6 है कि कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट। तो याद रख सकते हैं आप क्या होता है, ये तो काफ़ी बड़ी डेफिनेशन होती है सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट की। बस आप ध्यान रखना कि यानी जो एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस होगा वो हमेशा सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट होगा। अब ये बाई नेम थ्योरम आ गई, बट ये थ्योरम नहीं है, ये प्रॉपर्टी है बेसिकली, और रियल नंबर में इसी को बोलते हैं बोल्जानो-वाइटस्टार थ्योरम, और यहाँ पे उसको नाम दे दिया बोल्जानो-वाइटस्टार प्रॉपर्टी। स्टेटमेंट दोनों में सेम ही है, एक जैसा ही है, अलग अलग नहीं है। क्या स्टेटमेंट है कि लेट एक्स, डी ए मैट्रिक स्पेस। ठीक है। देन फिर जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है ये है यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी। तो एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के अंदर जितने भी इनफाइनाइट सबसेट होंगे हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, तो फिर उसके कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा कि यहाँ पर बोल्जानो-वाइटस्टार प्रॉपर्टी होगी। ठीक। अब इस प्रॉपर्टी पे बेस एक थ्योरम है, इसलिए मैंने थ्योरम बताने से पहले प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया आपको। क्या थ्योरम है कि एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस ओबे बोल्जानो-वाइटस्टार प्रॉपर्टी। अब कुछ और थ्योरम्स हैं कॉम्पैक्टनेस की, वो देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ओके, अब नेक्स्ट थ्योरम है, ये भी बाइनम थ्योरम है, हैन-बोरेल थ्योरम। क्या स्टेटमेंट है, ये तो आई हुई भी है, कई सारे कमेंट में बताया गया है कि मैम हैन-बोरेल थ्योरम भी आई हुई है। तो छोटा सा स्टेटमेंट है इसका। ये थ्योरम दोनों में होती है, मैट्रिक स्पेस में भी होती है और रियल एनालिसिस में भी होती है। तो मैट्रिक स्पेस में तो इसका स्टेटमेंट ऐसा कुछ लिखा होगा कि अ सबसेट ए ऑफ आर, यानी आर क्या है यहाँ पे, यूजुअल मैट्रिक स्पेस, जैसे हम यहाँ पे R, D बोलते हैं, ये वाला आर है ये। तो उसका कोई यदि सबसेट है ए एंड इट इज़ कॉम्पैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ ए इज ए बाउंडेड एंड क्लोज्ड। बस ये हैन-बोरेल थ्योरम का स्टेटमेंट इतना छोटा सा कि कोई भी यूजुअल मैट्रिक स्पेस अगर आप लेते हैं उसका कोई सबसेट है वो कॉम्पैक्ट है, तो तभी पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ ए इज ए बाउंडेड एंड क्लोज्ड। ठीक है ना। अब यही जो स्टेटमेंट है वो हमारा रियल एनालिसिस में ये बनता है। क्या लिखा हुआ है कि एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज ए फाइनाइट सब कवर। बस ये इतना सा स्टेटमेंट है हैन-बोरेल थ्योरम का रियल एनालिसिस में। दोनों का मीनिंग सेम ही है, बट वो लैंग्वेज चेंज है यहाँ पे। तो ये हैन-बोरेल थ्योरम का स्टेटमेंट याद रख सकते हैं, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें नंबर 8, फिर कॉम्पैक्टनेस में नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट एक्स एंड वाई बी 2 मैट्रिक स्पेसेस एंड एफ जो है वो एक्स से वाई में डिफाइंड एक मैपिंग है। देन ये मैपिंग अगर कंटिन्यूस है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्सन, यानी एक सीक्वेंस होगी, वो अगर वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होती है तो उसकी जो एफ इमेज होगी सीक्वेंस की वो भी एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज होगी। कब होगी ऐसा, जब एफ जो है वो कंटिन्यूस है। तो अगर ऐसा होता है तो एफ कंटिन्यूस, अगर एफ कंटिन्यूस है तो ऐसा होगा। फिर ये जो लाइन है ये नेक्स्ट इन दोनों थ्योरम के लिए कॉमन है, बस मैंने स्टेटमेंट शो कर दिए यहाँ पे। सेम चीज़ गिवन है। देन एफ इज ए कंटिन्यूस इफ़ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज इन ओपन इन एक्स, यानी जी की इनवर्स इमेज लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है कि जी तो यहाँ पर है और एफ़ यहाँ पे डिफाइंड है, इस तरीके से एफ़ डिफाइंड है किससे, एक्स से वाई में। तो इसकी जब इन्वर्स इमेज लगाएंगे तो वो कहाँ पे मिलेगी आपको, एफ इन्वर्स जी एक्स में। इसलिए हमने बोला कि एफ इन्वर्स जी जो है वो ओपन होगा एक्स के अंदर फॉर ऑल ओपन सबसेट जी इन वाई। तो अगेन मैंने बोला कि जी कहाँ पे होगा, वाई के अंदर,
तो इसकी जो इन्वर्स इमेज होगी वो ओपन होगी एक्स के अंदर। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तब ऐसा होगा जब एफ़ कंटिन्यूस है। फिर नेक्स्ट इसी पे सेम क्लोज के लिए भी आ सकती है कि अगर एफ़ कंटिन्यूस है, इफ़ एंड ओनली एफ इनवर्स एफ इज़ क्लोज्ड इन एक्स फॉर ऑल क्लोज्ड सबसेट एफ इन वाई। तो सेम चीज़ जी की जगह पर अगर एफ कर देंगे और उसको क्लोज्ड सबसेट बोल देंगे आप, तो सेम थ्योरम बन जाएगी एज इट इज़। एंड नंबर 10 है द कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज़ कॉम्पैक्ट। ठीक है, कोई भी सेट है अगर वो कॉम्पैक्ट है और वो जो मैपिंग है वो हमारी कंटिन्यूस है, तो फिर उस सेट के ऊपर अगर आप एफ इमेज लगाते हैं तो वो जो कंटिन्यूस इमेज बनेगी वो भी क्या बनेगी, कॉम्पैक्ट बनेगी। ठीक है ना, क्लियर है। ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बट हमारे बीएससी में कई बार प्रूफ करने के लिए आती है कि प्रूव दैट द कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज़ कॉम्पैक्ट। फिर लास्ट थ्योरम है बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम। ये बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि लेट एक्स कॉमा डी बी ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एंड डी इज अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन एक्स। अब ये एक नई चीज़ है, हमें नहीं पता करना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। बस ये याद रखना कि ये जो मैट्रिक स्पेस, पहले तो मैट्रिक स्पेस क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। फिर उसमें ये जो मैट्रिक है वो क्या होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होनी चाहिए ऑन एक्स। देन देयर एग्जिस्ट अ फिक्स पॉइंट एक्स इन एक्स, यानी कोई ना कोई फिक्स पॉइंट आपको ऐसा मिल जाएगा स्मॉल एक्स, कहाँ, एक्स के अंदर, सच दैट कि उस एफ़ की जो इमेज मिलेगी एफ़ के अंदर वो भी एक्स के इक्वली मिलेगी। तो ये होता है फिक्स पॉइंट थ्योरम। बना फिक्स पॉइंट थ्योरम कि आपको कोई फिक्स पॉइंट मिल जाएगा कि उस पॉइंट की जब इमेज निकालेंगे तो वापस से वही पॉइंट मिलेगा। ओके, क्लियर। ठीक, अब इसका हम लास्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं, कनेक्टेडनेस। उसकी कुछ थ्योरम कर लेते हैं जिसमें आपका ये पूरा मैंने बीएससी एमएससी का मैट्रिक स्पेस पढ़ा दिया इस एक वीडियो में, और इसी वीडियो से आपकी रियल एनालिसिस भी कवर हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चल रही थी कि यही सेम थ्योरम रियल एनालिसिस में भी होती हैं, बस जहाँ जहाँ अपन मैट्रिक स्पेस लिख रहे हैं वहाँ सब जगह क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। तो आपकी इस एक वीडियो से दो चीज़ कवर होगी, एक तो रियल एनालिसिस की टोपोलॉजी भी कवर हो जाएगी और मैट्रिक स्पेस भी कवर हो जाएगी आपकी पूरी। ओके, अब देख लेते हैं हम लास्ट टॉपिक, कनेक्टेडनेस। ओके, तो हमारा लास्ट टॉपिक है कनेक्टेडनेस, और इसमें कुछ ज़्यादा थ्योरम्स नहीं है, 3-4 थ्योरम्स ही हैं। तो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने यहाँ पर निकाल के लिखी हुई हैं। तो देख लेते हैं इनको 1 बाय 1 क्या थ्योरम्स हैं। नंबर 1 में गिवन है a non-empty subspace E in R is connected if and only if it is an interval। बस यही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसमें, कनेक्टेडनेस में। रियल एनालिसिस में भी यही होता है कि जितने भी इंटरवल्स होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। बस ये स्टेटमेंट है, और यहाँ पर लिख दिया कि आर क्या है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस, और उसके जितने भी नॉन एम्प्टी सब स्पेस होंगे वो कनेक्टेड होंगे। कब होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ इंटरवल। फिर नंबर 2 है कि एनी कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। तो अभी कॉम्पैक्ट में भी वही सेम था कि एनी कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, और कनेक्टेड में भी वही होगा कि कनेक्टेड स्पेस की कंटिन्यूस इमेज क्या होगी, कनेक्टेड होगी। फिर नंबर 3 में है कि मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी इज डिसकनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट एक्स विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। अगर कोई प्रॉपर सबसेट है जो कि नॉन एम्प्टी है और ऐसा सबसेट जो कि ओपन एंड क्लोज दोनों ही हैं, तो फिर वो क्या होगा, डिसकनेक्टेड होगा। ठीक है ना, और डिसकनेक्टेड है तो इसका मीनिंग है कि वो जो एक्स होगा वो दोनों ही होगा ओपन एंड क्लोज। तो ये थ्योरम है नंबर 3। फिर नंबर 4 है कि यदि एक्स कॉमा डी मैट्रिक स्पेस है और कोई वाई इसका सबसेट है, सो अगर वाई कनेक्टेड है तो उसका जो क्लोजर होगा वो भी क्या होगा, कनेक्टेड होगा, यानी वाई बार इज ऑल्सो कनेक्टेड। तो ये यहाँ पे 4 थ्योरम थी हमारी, किसकी, कॉम्पैक्टनेस और कनेक्टेडनेस, बट स्पेशली कनेक्टेड की 4 थ्योरम थी, जिसमें से नंबर 1 इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये मैंने पूरा आपको मैट्रिक स्पेस कंप्लीट करा दिया इस 1 वीडियो में। इसमें पूरा बीएससी कवर कर दिया, एंड एमएससी में भी यही सारी चीज़ें होती हैं, बट मैंने बोला कि जैसे कि पहले भी एडवांस लेवल पे होती हैं वो, इनमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी जाती है, बट थ्योरम्स यही होती हैं सेम एज इट इज़। क्लियर। और इसमें सारी इंपॉर्टेंट जो बाइनेम थ्योरम थी वो भी हमने कवर कर लिया आज इसी थ्योरम में। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।
So thank you for watching my video guys. Thank you.